विद्यार्थियों, व्याख्यान के पिछले भाग में हम सभी राहुल सांकृत्यायन के जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, इसके बारे में हम सभी पढ़े, उसका अध्ययन किए। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया जो पाठ है लहाशा की ओर, जो हमें पढ़ना है, उसके संदर्भ में लहाशा की ओर राहुल सांकृत्यायन का जो प्रथम तिब्बत यात्रा था, उस तिब्बत यात्रा का एक अंश है जो उन्होंने तिब्बत के दुर्गम रास्ते और वहाँ की राजधानी जो लहाशा है, वहाँ का सामाजिक जीवन और जो धार्मिक है स्थिति है, उसके बारे में बड़ा ही रोचक ढंग से वर्णन प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, लहाशा की ओर पाठ में लेखक बड़े दुर्गम रास्ते से यात्रा करता है। उन दुर्गम रास्तों की जो स्थिति है उसके बारे में राहुल सांकृत्यायन जी ने इस पाठ में बताया है कि वहाँ धर्म, जाति और सांस्कृतिक स्थिति कैसी है। पाठ को शुरुआत करते हैं हम सभी। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है फरी कलिंगपोंग का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह रास्ते में फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन उसे कहा जाता है सैनिकों का एक टुकड़ी, समूह। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग का अर्थ है किला। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां अब भी कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं, अर्थात वहां पर कुछ लोग अभी भी रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त का अर्थ है त्याग दिया गया हुआ या छोड़ दिया गया, एक चीनी किला था। उस जगह पर वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे लोग होते हैं, लोग चोरी के डर से अपने घर के भीतर नहीं आने देते उन्हें। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक जा सकते हैं बिना भेदभाव के। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहा जाता है वहाँ तिब्बती भाषा में, रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि ये सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है।
परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब है टैक्स, कर। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला एक तिब्बत का स्थान है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए वहाँ अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। तब भिखमंगे नहीं थे। एक भद्र का अर्थ है सज्जन, एक सज्जन यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। विद्यार्थियों, प्रस्तुत गद्यांश का सारांश इस प्रकार है। विद्यार्थियों, लेखक इस अंश में अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि वह जिस मार्ग से तिब्बत गया उसी मार्ग से भारत से चीज़ें वहाँ जाया करती थीं। लेखक कहता है कि उस रास्ते में पुराने किले जिसमें चीनी सेना रहती थी बहुत थे। तिब्बत में औरतें पर्दे में नहीं रहती थीं। छुआछूत, जाति पात कोई नहीं मानता था। वहाँ पर अनजान होने पर भी तिब्बती समाज के लोग आपकी पूरी सहायता करते हैं। आप अपनी पसंद की चाय तक बनवा कर पी सकते हैं। वहाँ सुमति नाम का एक मंगोल भिक्षु से लेखक का परिचय हो जाता है। भिखारी होने के बावजूद लेखक को वहाँ ठहरने रहने के लिए एक अच्छा स्थान प्राप्त हो गया। 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात जब पुनः लेखक घोड़े पर सवार होकर उसी मार्ग से वापस गया तो उसे किसी ने पूछा तक नहीं और रहने की भी कोई जगह भी न मिल सकी। विद्यार्थियों, पाठ का अगला भाग आगे के व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।